नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकांश बच्चों की दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच नहीं है। यूएनएफसीसीसी के कोप 26 के अध्यक्ष ने प्रारूप कोप निर्णय को प्रस्तावित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिम के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर स्पष्टीकरण जारी किया। कोप 26 के दौरान खाद्य और कृषि संगठन ने जलवायु परिवर्तन और टिड्डियों के प्रकोप पर अनुकूलन योजना की मांग की और सेना ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर सहमति प्रदान की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश बच्चों की दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ICRIER और लिरने एशिया द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से ऑनलाइन शिक्षा को व्यापक रूप से अपनाने से उत्पन्न हुए संकट पर प्रकाश डाला गया है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में विद्यालय जाने वाले केवल 20% बच्चों की ही वैश्विक महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा तक पहुँच थी। हालांकि महामारी के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी में 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन उपकरणों तक कम पहुंच, खराब सिग्नल और उच्च लागत ने अधिकांश बच्चों को लाभ से वंचित कर दिया है। 38% परिवारों ने कहा कि कोविड-19 के कारण कम से कम एक बालक या बालिका पूरी तरह से स्कूली शिक्षा से बाहर हो गया है। हालांकि इस दौरान सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा की ओर संक्रमण को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता शीर्षक से डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए। भारत नेट योजना के माध्यम से अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच स्थापित की गई। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। वहीं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन योजना, इसके तहत सीखने की प्रक्रिया को और अधिक व्यक्तिगत या विशिष्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। दीक्षा ई पाठशाला, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण स्रोत भंडार यानी NROER, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि नामांकित स्कूली आयु वर्ग के बच्चों वाले परिवार 64% इंटरनेट से जुड़े हैं और 36% ऐसे हैं जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। अब इन 64% में 69% ने दूरस्थ शिक्षा प्राप्त नहीं की और 31% ने दूरस्थ शिक्षा प्राप्त की है। और जो 36% इंटरनेट से नहीं जुड़े थे, उनमें से 92% ने दूरस्थ शिक्षा प्राप्त नहीं की है और 8% ने दूरस्थ शिक्षा प्राप्त की है। अगली खबर कोप 26 से। कोप 26 के अध्यक्ष द्वारा प्रारूप कोप निर्णय को प्रस्तावित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन कोप 26 के अध्यक्ष ने स्वयं द्वारा प्रस्तावित कोप निर्णय का प्रारूप जारी किया है। इस प्रारूप के कई प्रमुख निष्कर्ष हैं, जैसे कि अनुकूलन और वित्त। इसके तहत इसने पक्षकारों से स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर योजना बनाने में अनुकूलन को शामिल करने का आह्वान किया है। इसने इस तथ्य के संदर्भ में पिछले प्रयासों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है कि कई विकसित देशों ने हाल ही में अनुकूलन कोष और अल्प विकसित देशों के कोष के वित्त पोषण में वृद्धि की है। प्रारूप में ये भी कहा गया है कि वित्त पर्याप्त नहीं है। कोप केवल विकसित देशों को शमन और अनुकूलन दोनों के संबंध में विकासशील देश पक्षकारों की सहायता के लिए बेहतर समर्थन प्रदान करने का आग्रह करता आ रहा है। वित्त पोषण की जमीनी वास्तविकता प्रकट हो गई थी, क्योंकि प्रारूप ने विकसित देशों के लिए वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को $100 अरब प्रदान करने वाली औपचारिक प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की थी। प्रारूप में हानि और क्षति का भी प्रावधान किया गया है। इसने हानि और क्षति के समाधान के लिए कार्रवाई और समर्थन दोनों में वृद्धि करने की आवश्यकता को दोहराया है। इसने विकसित देश पक्षकारों से सैंटियागो नेटवर्क के लिए वित्त उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। सैंटियागो नेटवर्क कोप 25 से सुभेद्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता, ज्ञान और संसाधनों के प्रदाताओं के साथ जोड़ने की अपेक्षा की गई है। साथ ही इसमें उत्सर्जन में कमी पर बल दिया गया है। ये प्रारूप वैश्विक ग्रीन हाउस गैस और CO2 उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 45% तक की तीव्र, गहन एवं निरंतर कमी की मांग करता है। इसी संदर्भ में एक
स्पष्टीकरण भी देना है कि 7-8 नवंबर के न्यूज टुडे के अंक में हमने कहा था कि सतत कृषि पर COP26 एक्शन एजेंडा पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि भारत ने ग्लासगो में आयोजित हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में सतत कृषि पर COP26 एक्शन एजेंडा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन यानी प्रोविजनिंग पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। ऋण चुकाने की निश्चित देय तिथि, ऋण भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज के विवरण आदि को ऋण अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा। ये ऋण देने से पहले ही किया जाएगा। ऋण लेने वाले को ऋण की स्वीकृति के समय और उसके बाद में होने वाले बदलावों, यदि ऐसा कुछ होता है तो उस समय भी इसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। मौजूदा ऋणों के मामले में जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण या समीक्षा के लिए देय होते हैं, तब ऐसी स्थिति में मानदंडों के पालन को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। उधारकर्ता खातों के विशेष उल्लेख खाते वर्गीकरण पर जारी किए गए निर्देश खुदरा ऋण सहित सभी ऋणों पर लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऋणदाताओं को चूक करने पर तुरंत उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान करनी होगी। ऋणदाता ऐसे खातों को तब विशेष उल्लिखित खातों की 3 श्रेणियों और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करेगा। SMA 0 के लिए 1 से 30 दिन, SMA 1 के तहत 30 से 60 दिन और SMA 2 के तहत 60 से 90 दिन। गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA एक ऐसा ऋण है जिसके मूलधन और ब्याज का भुगतान 90 दिनों या उससे ज्यादा की अवधि से लंबित है। बैंकों द्वारा NPA को अवमानक यानी सब स्टैंडर्ड तब माना जाता है जब वो 12 महीने के लिए NPA है। डाउटफुल यानी संदिग्ध तब माना जाता है जब वो 12 महीने के लिए अवमानक है और हानि वाली परिसंपत्ति यानी लॉस एसेट्स के रूप में वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR के मुताबिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात मार्च 2022 तक बढ़कर 9.8% हो सकता है, जो कि मार्च 2021 में 7.48% था। COP26 के दौरान खाद्य और कृषि संगठन ने जलवायु परिवर्तन और टिड्डियों के प्रकोप पर अनुकूलन योजना की मांग की है। COP26 के दौरान ही ग्लोबल लैंडस्केप्स फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस यानी GLF जलवायु 2021 आयोजित हुआ था। इसने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि रेगिस्तानी टिड्डियों का प्रकोप जलवायु परिवर्तन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती पैटर्न में बदलाव पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी और दक्षिणी एशिया में टिड्डियों के हमलों के पीछे एक कारण था और ईरान में असामान्य वर्षा ने उनके प्रजनन में मदद की थी। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन शमन योजनाओं में कीटों और रोगों के विरुद्ध कार्रवाई को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि रेगिस्तानी टिड्डियों के आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इसने मेलाथियोन और क्लोरपाइरिफोस जैसे अत्यधिक विषैले कीटनाशकों के उपयोग के प्रति सावधान किया है। ये कीटनाशक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। टिड्डियां ग्रासहोपर कुल से संबंधित हैं और वे सर्वाहारी होती हैं। उनका जीवन काल 90 दिनों का होता है। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां हैं: मरुस्थलीय टिड्डियां, प्रवासी टिड्डियां, बॉम्बे टिड्डियां और वृक्ष टिड्डियां। टिड्डियों के प्रजनन के 3 मौसम होते हैं। शीतकालीन प्रजनन होता है नवंबर से दिसंबर में, वसंतकालीन प्रजनन होता है जनवरी से जून में और ग्रीष्मकालीन प्रजनन होता है जुलाई से अक्टूबर के दौरान। भारत में इनका प्रजनन काल केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसके लिए टिड्डी चेतावनी संगठन गठित किया गया है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ये रेगिस्तानी टिड्डी की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार निकाय है। इस कार्यक्रम का आयोजन TMG थिंक टैंक फॉर सस्टेनेबिलिटी, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और अन्य द्वारा किया गया था। TMG ने कई उपायों सहित एक आदर्श बदलाव का आह्वान किया। इसके तहत एक कारगर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। वास्तविक लागत लेखांकन के माध्यम से पर्यावरण और मानवीय लागतों की गणना करना होना, साथ ही एक कुशल गवर्नेंस मॉडल विकसित करना चाहिए। सेना ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर सहमति प्रदान की। ये घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर सेना के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद की गई है। आपको बता दें कि मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेवारत महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।
फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने बबीता पूनिया केस में ये निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। महिलाओं की शारीरिक सीमाओं के बारे में सरकार के तर्कों को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तर्क लिंग आधारित रूढ़ियां और महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक भेदभाव पर आधारित हैं। मार्च 2021 में महिला अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी कि महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन संबंधी मानदंड उनके विरुद्ध प्रणालीगत भेदभाव का कारण बने हैं। न्यायालय ने सेना को निर्देश दिया था कि वो मूल्यांकन के विषयों में 60% अंक प्राप्त करने वाली चिकित्सकीय रूप से फिट पाई गई और अनुशासनात्मक तथा सतर्कता संबंधी मंजूरी या अनापत्ति प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि सभी महिला एसएससी अधिकारी जिन्होंने न्यायालय की शरण नहीं ली है लेकिन वे मूल्यांकन मानदंडों को पूरा कर रही हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार स्थायी कमीशन दिया जाएगा। वर्तमान में महिलाएं सेना का एक छोटा हिस्सा ही हैं। महिलाओं की थल सेना में 0.56%, वायुसेना में 1.08% और नौसेना में 6.5% ही भागीदारी है। सेना में स्थायी कमीशन का मतलब सेवानिवृत्ति तक का सेवा काल है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन कुल 14 वर्षों के लिए होता है। इसमें शुरुआती अवधि 10 वर्ष की होती है, जिसे अधिकारी के मूल्यांकन के बाद आगे और 4 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। ट्रोइका प्लस, ये पाकिस्तान, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। इस समूह ने हाल ही में इस्लामाबाद में अपनी बैठक संपन्न की है। इस बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ते बैंकिंग संकट पर चर्चा की गई थी। इसमें संकट द्वारा संभावित आर्थिक पतन और एक मानवीय आपदा उत्पन्न होने की चेतावनी दी गई थी, जो एक नए शरणार्थी संकट को बढ़ावा दे सकती है। अफगानिस्तान पर इसी तरह की वार्ता भारत, ईरान और 5 अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ रूस द्वारा आयोजित की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, भारतीय प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा, जो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। पटेल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके एक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास और इसके संहिताकरण को बढ़ावा देना है। ये मुख्य रूप से सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है, लेकिन ये निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में भी मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसमें 34 सदस्य होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ होते हैं। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, ये योजना ग्राहकों को उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है। वर्तमान में बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैर बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ताओं जो कि वॉलेट हैं, इनके लिए अलग अलग लोकपाल हैं। आरबीआई इसे देश भर में स्थित 22 लोकपाल कार्यालयों से संचालित करता है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए उन्हें एक केंद्रीकृत योजना में एकीकृत किया जाएगा। अमेरिकी मुद्रास्फीति और भारत पर इसका प्रभाव। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति संभावित रूप से उनके केंद्रीय बैंकों को अपनी शिथिल मौद्रिक नीति को छोड़ने के लिए मजबूर करेगी। फेडरल रिजर्व बैंक और शेष विश्व के बैंकों द्वारा एक सख्त मौद्रिक नीति उच्च ब्याज दरों का संकेत देगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था 2 व्यापक तरीकों से प्रभावित होगी। भारत के बाहर से धन जुटाने का प्रयास करने वाली भारतीय कंपनियों को ऐसा करना महंगा पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति को जोखिम में डालकर और ब्याज दरों में वृद्धि करके अपनी मौद्रिक नीति को घरेलू स्तर पर ही संरेखित करना होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी, भारत ने सिलिका पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ये कदम चीन और दक्षिण कोरिया से होने वाले आयात से घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव के समापन के लिए उठाया गया है। सिलिका फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक, डाई और फूड एडिटिव्स के उत्पादन में प्रयोग होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब कोई देश या फर्म किसी उत्पाद को उसके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर उसका निर्यात करता है। ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित होता है और वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप,
बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को ग्रैप के तहत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया। ग्रैप विभिन्न राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियों को मध्यम और खराब, बहुत खराब, गंभीर और गंभीर प्लस या आपातकालीन के आधार पर एक श्रेणी में बांधने की प्रतिक्रिया है। ग्रैप को वर्ष 2017 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये प्रदूषण के स्तर के आधार पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को MC मेहता बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसरण में लाया गया था। क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिदम। भारतीय खगोलविदों ने एक कार्यप्रणाली विकसित की है। ये पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे संदूषण और उपकरणीय प्रभावों तथा अन्य कारकों की वजह से होने वाली गड़बड़ी को कम करके सौरमंडल से बाहर के ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट से मिलने वाले डेटा की सटीकता को बढ़ा सकती है। एक एक्सोप्लैनेट या बाह्य ग्रह सौरमंडल से बाहर का कोई ग्रह होता है। एक्सोप्लैनेट को सीधे दूरबीन से देख पाना मुश्किल होता है। ये उन सितारों की अत्यधिक चमक से छिपे होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिए खगोलविद एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ग्रहों के उन सितारों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। रक्षा अभ्यास। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्त यानी इंडो थाई कॉर्पेट का 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। शक्ति 2021 भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सलीम अली की ये 125वीं जयंती है। गांधीवादी विचार, अहिंसा के विपरीत सलीम अली ने दीर्घकालिक संरक्षण के लिए उपयोगी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये अखिल भारतीय वन्य जीव शोध और संरक्षण के लिए मुंबई में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। उन्होंने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के प्रकाशित होने के बाद एक नई किताब हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों का सबसे व्यापक दस्तावेज है। इन्हें वर्ष 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वर्ष 1967 में ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति भी थे। राही बाई सोमा पोपेरे, ये सीड मदर के नाम से भी जानी जाती हैं। राही बाई पोपेरे को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर सैकड़ों आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों की जंगली किस्मों को बचाने में मदद की है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर बीज बैंक की शुरुआत की और ऐसे देसी बीजों की किस्में सुरक्षित की जो किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल दे सके। इसलिए उन्हें लोकप्रिय रूप से सीड मदर के रूप में भी जाना जाता है। औपचारिक स्कूली शिक्षा के अभाव और आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद उनमें करुणा और सामुदायिक सेवा की भावना है। उनके जीवन का उद्देश्य जैविक खेती, कृषि, जैव विविधता और वन्य खाद्य संसाधनों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उनके पास स्वस्थानीय संरक्षण केंद्र, लोभिया विविधता केंद्र और किचन गार्डन है। वो भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BAIF डेवलपर्स रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक कोर सपोर्ट ग्रुप है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।